राजौरी और पुंछ में 2G इंटरनेट बहाल। हालात पर दोनों जिलों के प्रशासन की नजर। दोनों जिलों में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद। घास चराई जमीन का सीना किया जा रहा छलनी। जगतपुर की मगर खड्ड में खनन माफिया का राज। आंखों पर पट्टी बांधे लंबी ताने सोया जिला प्रशासन। बेघर हुए लोगों ने स्थायी पुनर्वास की लगाई गुहार। डोडा ने गटसू गांव में 13 मकानों में पड़ी थी दरारें। जिला प्रशासन की मदद पर लगाए सवालिया निशान। रामबन में 4 दिनों से चरमराई बिजली व्यवस्था। बिजली की आंख में चोली और लोड शेडिंग जारी। बर्फबारी के कारण जिले भर में वस्तु बढ़ा। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजौरी और पुंछ के साथ। जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि कल राजौरी और पुंछ में इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया था। अब राजौरी और पुंछ में इंटरनेट सेवाओं को बहाल कर दिया गया है, पर आंशिक तौर पर बहाल किया गया है। इन दोनों जिलों में फिलहाल एहतियातन 2G इंटरनेट बहाल किया गया है और इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से कब बहाल की जाएंगी, इस पर हालात की समीक्षा के बाद ही फैसला किया जाएगा। हालांकि दोनों जिलों में सुरक्षा व्यवस्था अभी भी चाक-चौबंद है और इस खबर पर अपडेट लेंगे। फिलहाल आप राजौरी और पुंछ से तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और क्या कुछ ताजा तफसीलात है जानेंगे। हमारे साथ राजौरी से हमारे संवाददाता जमशीद मलिक ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद, बताइएगा, आंशिक तौर पर इंटरनेट सर्विसेज को बहाल किया गया है, क्या लगता है कितना वक्त लग सकता है जब पूरी तरह से इंटरनेट सर्विसेज को राजौरी और पुंछ में बहाल किया जाएगा? बिल्कुल, जहां तक राजौरी और पुंछ में इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया था, खास करके मोबाइल इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया था। कल बंद किया और आज सुबह दोबारा इसको बहाल कर दिया गया, मगर 2G के तौर पर इसको बहाल किया गया क्योंकि इंटरनेट को ज्यादा देर तक बंद नहीं रखा गया, जिससे हम ये समझ सकते हैं हालात बिल्कुल नॉर्मल पर हैं। क्योंकि पहले दिन हमने देखा था कि कुछ लोगों की तरफ से इस तरह के कुछ कमेंट सामने आए थे सोशल मीडिया पर, जिसके बाद इंटरनेट को बंद कर दिया था क्योंकि हालात को खराब करने की साजिश बताया जा रहा था। मगर उससे पहले इंटरनेट बंद कर दिया गया था, मगर आज इंटरनेट को दोबारा बहाल कर दिया गया और उससे हम ये मान के चल सकते हैं कि हालात बिल्कुल नॉर्मल की तरफ लौट आए। हालांकि हालात पहले भी बिल्कुल नॉर्मल ही थे क्योंकि सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई थी और सिक्योरिटी के बीच में किसी को ना प्रोटेस्ट करने की इजाजत थी और ना ही जश्न मनाने की इजाजत दी गई थी। मगर लोगों की तरफ से बिल्कुल वैसा ही पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला। उसके बाद इंटरनेट को आज बहाल कर दिया, मगर आज 2G इंटरनेट बहाल किया गया, मगर आज भी बिल्कुल हालात नॉर्मल ही है। मगर कुछ लोगों की तरफ से, हालांकि सिनेमाकारों पे सोशल मीडिया पर कुछ कमेंट्स करने शुरू किए थे जिससे ये लग रहा था कि हालात को खराब करने की साजिश की जा रही है, मगर उसको देखते हुए इंतजामिया ने फैसले लिए थे। मगर आज इंटरनेट दोबारा बहाल कर दिया है 2G, मगर किसी तरह का कोई कमेंट्स या इस तरह की कोई प्रोटेस्ट की खबर अभी तक कहीं से भी सामने नहीं आई, जिससे हम ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले कल या परसों तक, मतलब 1 या 2 दिन के अंदर अंदर हम ये मान के चल सकते हैं कि इंटरनेट को पूरी तरह बहाल कर दिया जाएगा। हालात बिल्कुल नॉर्मल की तरफ इस वक्त लौट रहे हैं। प्रियंका, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद ज्वाइन करने के लिए। जमशीद मलिक राजौरी से जानकारी दे रहे थे। सुरक्षा व्यवस्था के चाक-चौबंद इंतजाम किए गए हैं और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पहाड़ी समुदाय को ST का दर्जा दिए जाने को लेकर गुज्जर बकरवाल समुदाय का एक वर्ग कहीं न कहीं बताया जा रहा था कि हो सकता है कि एहतजाज करे, पर इस तरह की कोई भी खबरें सामने नहीं आई है। सब कुछ नॉर्मल है और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश सोशल मीडिया पे कर रहे थे, कुछ पोस्ट के जरिए, कुछ कमेंट्स के जरिए, कुछ पिक्चर्स और वीडियोस के जरिए, जिसके चलते एहतियातन तौर पर राजौरी पुंछ में इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया था। अब आंशिक तौर पर इसे बहाल किया गया है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1 या 2 दिन में पूरी तरह से इंटरनेट सर्विसेज राजौरी और पुंछ में बहाल हो जाएगी। चलिए बात करते हैं अब कठुआ की। कठुआ से खबर सामने आ रही है कि कठुआ के जगतपुर इलाके में खनन माफिया सरेआम घास चराई जमीन का सीना छलनी कर रहा है और प्रशासन आंखों पर जेल में डाले जा रहे हैं, जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाले जा रहे हैं। सबसे पहले मैं पहले तरीके पे आता हूं।
यहां पे पिनरई विजयन साहब बैठे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री बैठे हैं, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं और कई सारे राज्यों के मंत्रीगण आए हुए हैं। हम सारे रोज इस बात को झेल रहे हैं कि जो जायज फंड उस राज्य के बनते हैं वो फंड हमें नहीं दिए जा रहे। अगर केरला के लोगों को उनके हक के फंड नहीं दिए जाएंगे तो काम कैसे चलेगा, सरकार कैसे चलेगी, केरला की सरकार कैसे चलेगी, तमिलनाडु की सरकार कैसे चलेगी। और हम यहां भीख मांगने नहीं आए। विजयन साहब यहां पे अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए पैसे मांगने नहीं आए, अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए पैसे मांगने नहीं आए, वो केरला के लोगों के लिए पैसे मांगने आए हैं। आज पंजाब के मुख्यमंत्री यहां अपने 3 करोड़ लोगों के लिए फंड मांगने के लिए आए हैं। मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का हक मांगने के लिए आया हूं। संविधान में लिखा है कि कितना पैसा किस सरकार को मिलेगा। ये वाला टैक्स आएगा, मैं इनकम टैक्स में था, ये थोड़ा सा ज्यादा जानता हूं इसको। तो कितना फंड, कौन सी सरकार कितना फंड इस्तेमाल करेगी, कैसे इस्तेमाल करेगी, फाइनेंस कमीशन होगा, फाइनेंस कमीशन तय करेगा, ये पैसा केंद्र के पास जाएगा, ये पैसा राज्य सरकार। अरे जो हमारा हक है, हमारा नहीं, लोगों का हक है, केरला के लोगों का हक है, तमिलनाडु के लोगों का हक है, वेस्ट बंगाल के, पंजाब के, दिल्ली के लोगों का हक है, वो हक आप कैसे छीन सकते हैं लोगों का? आप उनका काम कैसे रोक सकते हैं? अगर आप हमारे लोगों के पैसे नहीं देंगे तो हम सड़कें कैसे बनाएंगे, बिजली कैसे देंगे, लोगों का विकास कैसे करेंगे? मैं भी 1-2 बैनर देख रहा था, उसमें लिखा था कि केरला के 8400 करोड़ रुपए रोके हुए हैं। और मान साहब से मैं थोड़े दिन पहले बात कर रहा था, पंजाब के भी 8000 करोड़ से ज्यादा फंड रोके हुए हैं। अब एक फंड, अभी पंजाब सरकार थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में गई कि हमारा पैसा रिलीज नहीं कर रहे। आरडीएफ का पैसा, आरडीएफ लगभग 4-5 हजार करोड़ बनता है, 5500 करोड़ रुपया आरडीएफ का, रूरल डेवलपमेंट फंड का पैसा रिलीज नहीं कर रहे। केरल भी गया, सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग अब अगले हफ्ते फिक्स हुई है और तुरंत केंद्र सरकार से फोन आ गया, आइए बैठ के बात करते हैं। हम छोटी छोटी बातों के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्या? ये क्या बदतमीजी है? आप अपना काम क्यों नहीं करते? हम हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास और भी तो बहुत काम है। सुप्रीम कोर्ट भरा हुआ है केसेस से, जनता के केसेस से। हम अपने फंड लेने के लिए भी, हमें फंड लेने के लिए जंतर मंतर पे आके बैठना पड़ेगा। आप लोगों को जान के ताज्जुब होगा, दिल्ली के लोग मिलके साल में 2 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स देते हैं, 2 लाख करोड़। और उस 2 लाख करोड़ में से बदले में दिल्ली के लिए हमें कितना पैसा मिलता है, गेस कर सकते हैं आप लोग? 2 लाख करोड़ रुपए हम केंद्र सरकार को देते हैं दिल्ली के लोग मिलकर इनकम टैक्स में, और उस 2 लाख करोड़ में से दिल्ली के लोगों को एक साल में 325 करोड़ रुपए मिलते हैं। इतना तो अंग्रेजों ने भी नहीं लूटा होगा 100 साल में जितना ये लोग लूट रहे हैं। ये तो हद हो गई है। तो कपिल सिब्बल साहब का स्वागत है। दूसरी चीज, गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के जरिए ये जिस तरह से सरकारों को तंग कर रहे हैं, संविधान के अंदर साफ साफ लिखा है कि ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। उन सब्जेक्ट्स के अंदर भी रोज गवर्नर हर राज्य के अंदर टांग अड़ा रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग तो अभी पंजाब के अंदर हुआ। पिछले साल पंजाब सरकार ने बजट सेशन, अपनी असेंबली का बजट सेशन कॉल करने के लिए गवर्नर के पास फाइल भेजी। गवर्नर ने बजट सेशन करने की परमिशन नहीं दी। सोचिए, एक चुनी हुई सरकार, फुल स्टेट, उसका मुख्यमंत्री, उसकी कैबिनेट प्रस्ताव पारित करके कहती है कि हम फलानी तारीख से बजट सेशन बुलाएंगे और उसमें राज्य का अगले साल का बजट पास करेंगे। गवर्नर ने बजट सेशन की भी परमिशन नहीं दी। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को खूब लताड़ा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनको लताड़ का, गाली गलौज का, इनको सुप्रीम कोर्ट रोज लताड़ता है इन लोगों को, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
तो इस तरह से दिल्ली के अंदर तो आप सब लोग देख ही रहे हैं कि हर काम के अंदर किस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर हर काम के अंदर छोटे से छोटे काम के अंदर टांग अड़ा रहे हैं। और तीसरा तरीका है ईडी। यह अब इनका एक कभी भी गिर सकते हैं। पिछले दिनों आपने देखा था बर्फबारी हुई, बारिश भी हुई और उसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान वो है। तो जब हमने इस पूरे मुद्दे पे एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, खासकर डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर जी से बात की, उनने वहां पे एसीआर की टीम भेजी और एसीआर के साथ कई सारे सीनियर ऑफिसर भी वहां पे गए, जिनने देखा कि वहां पे जो माहौल है बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, कभी भी यहाँ पे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो वहां पे जो टेंट वगैरह दिए गए थे, उनका ये लोगों का मानना है कि आज भी जब हमने सुबह उनसे बातचीत की तो टेंट का जो पूरा जो टेंट होता है वो टेंट सही नहीं है, उसके साथ जो बाकी सारी चीजें होती हैं यानी कि पूरे इक्विपमेंट्स उसके साथ नहीं थे। तो कहीं ना कहीं वो परेशान, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो चाहते हैं ये पूरा एरिया जो है सिंकिंग एरिया है, हमें दूसरी किसी जगह पे बसाया जाए, क्योंकि अगर हम वहां पे फिर से कंस्ट्रक्शन करते हैं, मकान बनाते हैं, तो कभी भी गिर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो। आपको याद होगा जब ठाठरी के इलाके के अंदर इसी तरह की लैंडस्लाइड आई थी, मकान खिसक गए थे, तो सेम आप देख सकते हैं कि इस इलाके के अंदर वही तस्वीरें, वही हालात बने हैं। काफी खौफ में ये लोग हैं। और बड़ी बात इसमें यह है कि आज जिस तरह से ठंड काफी ज्यादा पाई जा रही, उनसे जब मैंने बातचीत की, उनका ये मानना है कि बच्चों को लेके, बुजुर्गों को लेके रात हम सड़कों पे गुजारते हैं, यानी कि जो बाहर एरिया है, जो उनके खेत वगैरह है, वहां पे वो अपनी रात गुजारते हैं। तो एक सवाल काफी ज्यादा बड़ा है। एडमिनिस्ट्रेशन को उनको मदद करनी चाहिए और देखना चाहिए सेफ जगह इनके लिए क्या है, बीच का रास्ता क्या है, तो उनको दूसरी किसी जगह पे शिफ्ट करना चाहिए जब तक कोई बीच का रास्ता ना ढूंढा जाए। जी शुक्रिया वसीम ज्वाइन करने के लिए इस खबर पर। वसीम गट्टू जिस तरह से बता रहे थे, जो लोग बेघर हो गए थे, जिनके घरों पर दरारें पड़ी थी, अब भी परेशान है, रहने के लिए उनके पास आशियाना नहीं है, छत नहीं है घर की, और अब सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। तो जल्द से जल्द उनकी मदद की जाए, यही उम्मीद लगाई जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे रामबन की। रामबन जिले में पिछले 4 दिनों से बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है और बर्फबारी के कारण जिले के कई दूर दराज के इलाकों में बिजली की आंख मिचौली और लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। और अब मौसम में सुधार होने के बावजूद भी प्रशासन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे पाया है और बिजली ना होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जाहिर तौर पर इस वक्त सर्दी का मौसम है और इसी बीच जब लोगों को के पास बिजली नहीं है और अंधेरे में जिंदगी व्यतीत करने को मजबूर हैं वहां के लोग, और 4 दिन हो चुके हैं जहां पर विकास की बातें होती हैं, वहां पर बुनियादी सुविधाएं लोगों के पास नहीं है, बिजली तक लोगों के घरों तक नहीं पहुंच रही है। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 दिनों से बिजली उनके साथ आंख मिचौली खेल रही है और जो लोड शेडिंग है वो लगातार जारी है। और इसी के चलते जो वहां के लोकल्स हैं वो बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। सर्दी का मौसम है और इस सर्दी से बचने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है, अंधेरे में अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं और रामबन के लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही है क्योंकि पिछले 4 दिनों से उनके पास बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, बिजली उनके घर पे आ नहीं रही है। 4 दिनों से बिजली गुल है जिससे वहाँ के लोग बेहद परेशान हैं। तो वहीं पर अगर बात करें विकास की, जहां पर विकास की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बुनियादी सुविधाएं लोगों के घरों तक नहीं पहुंच रही हैं, कहीं पर पानी की शिकायत है तो कहीं पर बिजली की, और बिजली की 4 दिनों से जो शिकायत रामबन के लोग कर रहे हैं कोई भी उनकी सुनने वाला नहीं है। और इसी के साथ जिस तरह से जानकारी लेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम बताइएगा, 4 दिनों से बिजली नहीं है, किस तरह की परेशानियां वहां के लोगों को झेलनी पड़ रही हैं? देखने को मिला है। और उसके बाद हमने देखा कि जब बारिशें हुई, बर्फबारी हुई, तो उस बीच एक तरफ हमने देखा तो पीडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा गया कि जब हमने तमाम लाइंस को रेस्टोर किया है, लेकिन लाइंस को रेस्टोर किया है, हालांकि हमने देखा कि जिला रामबन के दूर दराज के इलाकों की जब आप बात करेंगे, पहाड़ी इलाकों की बात करेंगे जहां पर बर्फबारी हुई है ना, अभी तक भी वहां पर पूरी तरह से बिजली का जो निजाम है वो बेहतर नहीं हो सका है। आज भी लोग गुप अंधेरे में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं अनशेड्यूल्ड पावर कट्स एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि तरसील जो है बिजली की लाइन्स है वो काफी खराब नजर आ रही है। हालांकि जो डैमेज हुआ था एक रेस्टोर करना एक अलग से बात है, लेकिन उसको बेहतर तरीके से रेस्टोर करना एक अलग बात है। तो हमने देखा कि लोगों की यही शिकायत है कि सार्फिन की यही शिकायत है कि जनाब हमें आप बिजली तो
दे रहे हैं, लेकिन बिजली का शेड्यूल भी आप दे दें ताकि हमें पता रहे कि किस वक्त हमारे यहाँ बिजली आनी है, किस वक्त जानी है। क्योंकि देखिए, बिजली आने का तो कोई पता है नहीं है, लेकिन बिजली कब जाएगी ये तमाम चीजों को, तमाम लोगों को पता है कि बस जैसे ही जना बिजली आती है और उसके बाद बिजली गुल हो जाती है। तो कुल मिलाकर ये चीज की अनशेड्यूल पावर कट से तो लोग परेशान हैं ही, और इसका कहीं ना कहीं जो एक सबब बन रहा है वो यही बन रहा है कि जैसे मौसम खराब होने के बाद, बर्फबारी और बारिशों के बाद जो तरसील में तबाही हुई है, जो तरसील तबाह बर्बाद हो गई है, उसको बेहतर करने में कहीं ना कहीं पीडी डिपार्टमेंट जो मुलाजमीन है वो कासिर है, जिसको लेकर लोग कहीं ना कहीं दूर दराज के इलाकों में इस वक्त भी परेशान है। हालांकि हमने देखा 3-4 दिन का वक्फा हो गया है, लेकिन अभी तक बिजली की तरसील को बेहतर नहीं किया जा सका है। हालांकि दावे तो एक तरफ हैं, लेकिन जमीनी हकाइक जो हम अपनी तस्वीरों में अभी दिखा रहे हैं। नदीम ज्वाइन करने के लिए रामबन से नदीम जानकारी दे रहे थे कि बड़े बड़े वादे और दावे तो किए जाते हैं, पर जमीनी सतह पे पूरी तरह से वो वादे खोखले हैं। जिस तरह से लोगों तक बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं जो उनका हक बनता है। भाजपा की कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट इकाई ने आज विस्थापित शिविर मुट्ठी से गांव चलो अभियान की शुरुआत की और इकाई के अध्यक्ष चांद भट्ट की अगुवाई में चलाए गए इस अभियान में पूर्व एमएलसी अजय भारती भी मौजूद रहे। पूर्व एमएलसी ने बताया कि इस अभियान के तहत वे कश्मीरी पंडित विस्थापितों को मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं से अवगत करवाने के साथ साथ भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने गांव चलो अभियान चलाया है, उसी में जो कई दिनों से चल रहा है। आज हम जो कश्मीर विस्थापित जिले के लोग हैं, ये प्रेरक मंडल और दुर्गा मंडल के कार्यकर्ता इकट्ठे आकर हमने यहां से इकट्ठे शुरुआत करके अब हम अलग अलग बस्तियों में जाएंगे। विस्थापित जिले ने लगभग 60 बस्तियां आइडेंटिफाई की है, जिन पर हम इन 3 दिनों में संपर्क करके घर घर जाएंगे। मोदी जी के रिपोर्ट कार्ड, मोदी जी के स्कीमों के बारे में, मोदी जी के सरकार के बारे में जानकारी लेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि इस बार फिर मोदी जी को आशीर्वाद देकर वोट के रूप में और फिर एक बार उनको बड़े भारी समर्थन के साथ प्रधानमंत्री बनाएं। सरकार द्वारा हर घर को नल से स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है, लेकिन कठुआ कस्बे से सटे जगतपुर गांव के लोगों को जल जीवन मिशन भी पानी मुहैया नहीं करवा पाया। ग्रामीणों का आरोप है कि पाइपों में लीकेज होने के कारण पिछले 1 साल से उनकी पानी की सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है और बूंद बूंद के लिए भटकना पड़ रहा है। वो कई बार इसकी शिकायत जल शक्ति विभाग से कर चुके हैं, लेकिन अभी तक विभाग पानी की पाइपों की लीकेज बंद करने के लिए कोई कदम नहीं उठा पाया। जल शक्ति विभाग की अनदेखी के खिलाफ ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। इस पाइप से क्या होता है? वार्ड नंबर 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसी समस्या है चला दी, कोई 1 साल की समस्या चला दी है। पहले भी बड़ी बड़ी समस्या रही, लेकिन अज भी समस्या है। समस्या इस चीज की है कि गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन चलाता है, उस मिशन के द्वारा भी असीं पानी नहीं मिले। पैपां सारियां पटोई दियां ने, पैपां लाने का कोई ध्यान नहीं दिया। कई बारी डिपार्टमेंट की कई बारी एप्लीकेशन गई, कई बारी डेपूटेशन गए, लेकिन इधर कोई अमल नहीं होता। अमल इस कारण नहीं होता कि पता नहीं दलित समुदाय के लोग है कि साढ़े बड़ा अमल नहीं होता। गवर्नमेंट दिला दी है कि असं ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलान कर रहे हैं, ढींग कर रहे हैं। अज अस मीडिया रानी ये गल अपनी दसने चाहते हैं सरकार की कि साढ़ा पानी आता मेरे ख्याल च 1 साल का ये समस्या चला दी, 1 साल की उहदे विच टैंकी सरपंच के गल करने तो चौथे दिन या 5वें दिन एक टैंकी आती है, वो असीं की पानी दिंदी है। सिर्फ पीने जोगा पानी, बड़ी मुश्किल के पीने जोगा पानी मिलता है। बच्चे लैके मैं पानी नहीं भर सकती, बड़ा दूर पानी भरना पैंदा है ते साडा पानी नहीं पूरा होंदा, ना रोटी बनदी, ना बच्चे नहांदे, नहान धोन च कपड़े धोन च सानू बहुत ज्यादा कमी है। सर सब तो ज्यादा प्रॉब्लम यही इत्थे कि पानी नहीं है। असीं लोकें दे घर जिन्ने पानी मंगे सारे सानू जवाब दिंदे हैं कि पानी इधर नहीं है, इधर नहीं है। सर सानू आपको शर्मा दी कोई दे घर बाल्टी चुके पानी मंगन जाना रोज सवेरे सवेरे, बच्चे सारे स्कूल जांदे आ, मूवमेंट होंदे चज्जे दा। असीं पानी लैन जन्ने लोकें घर, लोग सानू जवाब दिंदे आ। वार्ड नंबर 3 च टैंकी आंदी है सर पानी दी, ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ, ਪਾਣੀ ਇतना ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣ ਕਰਨੇ ਆ, ਟੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਮ ਭਰ ਲੈ ਇੰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਨਾਨੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਡਰਮ ਭਰਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਭਰਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਥੋਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ होना चाहिए। जम्मू के जीएमसी अस्पताल के मोर्चरी के बाहर पड़े शव रखने के रेफ्रिजरेटर अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। पहले काफी समय से ये रेफ्रिजरेटर खुले आसमान के नीचे धूल फांक रहे हैं और अस्पताल प्रशासन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा।
ये रेफ्रिजरेटर लोगों द्वारा डोनेट किए गए थे और मुफ्त में मिले इस रेफ्रिजरेटर्स के रखरखाव के लिए अस्पताल प्रशासन द्वारा कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है। जब हमारे संवाददाता ने इस खस्ता हालत में पड़े इस रेफ्रिजरेटर को लेकर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नरेंद्र सिंह से संपर्क किया तो उन्होंने इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए बताया कि इन रेफ्रिजरेटर्स के रखरखाव के लिए जल्द उचित व्यवस्था की जाएगी। शुक्रिया अदा करते हैं उन महापुरुषों का जिन्होंने वो आपको मालूम ही होगा, मैं फिर से बता देता हूँ, वो सारे स्पॉन्सर्ड हैं, मतलब वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, वो लोकल लोगों ने वहाँ रखे हुए हैं, जिसमें उनके नंबर भी उस पर लिखे होते हैं। जब भी किसी को अगर उसकी प्रोविज़न हो मतलब वो चाहिए तो वो उनको ही कॉल करते हैं, उनसे परमिशन लेके जाते हैं। बट क्योंकि वो एक सहूलियत है नॉन गवर्नमेंट की तरफ से आम जनता को, इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हम उनको नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरे माहौल में रखें, जिसकी कोशिश अब हमने की है। और ईश्वर की कृपा से कल वो शेड तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम उसकी रख रखाव के लिए भी कोशिश करेंगे। बट एक बहुत ही अच्छी ये व्यवस्था है क्योंकि हम सब ने शरीर छोड़ना है और कभी कभार ऐसा होता है कि कोई ज़रूरत जिस चीज़ की हो वो चीज़ मिल जाए तो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। उस हिसाब से मैं उन सब लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने वो वहाँ पर डोनेट करके रखे हुए हैं और उनके फ़ोन नंबर पे वो सिर्फ कॉल करो तो वो अपनी सहूलियत दे देते हैं और ले भी मतलब घर तक पहुँचा भी देते हैं और घर से ले भी आते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। बट शेड जो है वो प्रोबेबली कल रेडी हो जाएगा और उनका रख रखाव जो है वो नीट एंड क्लीन तरीके से करना शुरू हो जाएगा। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।